क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर लोग कर्ज में डूबे हुए हैं? ये अजीब लग सकता है, लेकिन ये सच है। जबकि अधिकांश लोग कर्ज से डरते हैं, अरबती इसका इस्तेमाल अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए करते हैं। जब मैं बच्चा था तो मेरे गरीब पिता एक अत्यधिक शिक्षित व्यक्ति थे। उनके पास डिग्रियां थी, सरकारी नौकरी में एक सम्मानजनक करियर था, अच्छा वेतन था। फिर भी वो पैसों को लेकर हमेशा चिंतित रहते। समस्या ये नहीं है कि कर्ज है, समस्या ये है कि इसे अपने पक्ष में कैसे इस्तेमाल किया जाए, ये नहीं जानते। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे अपने कर्ज को संपत्ति के इंजन में बदल सकते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि हम स्कूल में सालों तक जटिल गणितीय सूत्रों, इतिहास की घटनाओं और व्याकरण के नियमों के बारे में क्यों पढ़ते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सिखाया जाता कि पैसों से कैसे निपटा जाए? क्यों कोई हमें निवेश करना, निष्क्रिय आय उत्पन्न करना, टैक्स को समझना या घरेलू बजट का प्रबंधन करना नहीं सिखाता? ये कोई साधारण चूक नहीं है, बल्कि एक संरचनात्मक समस्या है जो पीढ़ियों को प्रभावित करती है। वो हमेशा हमें कहते थे कि बहुत पढ़ाई करो, एक सुरक्षित नौकरी पाओ और रिटायरमेंट के लिए बचत करो। वो वही कर रहे थे जो सिस्टम हमें सिखाता है। कड़ी मेहनत करो, पैसे बचाओ और उम्मीद करो कि सामाजिक सुरक्षा या सरकार बुढ़ापे में मदद करेगी। लेकिन मैं देखता था कि वह कितना तनावग्रस्त और डर के साथ जीते थे। हर बिल एक बोझ था, हर आर्थिक संकट एक खतरा था। उनका शैक्षिक ज्ञान उन्हें वित्तीय कठिनाइयों से नहीं बचा सका। आप इस चुनौती को स्वीकार कर सकते हैं और वित्तीय स्वतंत्रता की ओर पहला कदम बढ़ा सकते हैं। दूसरी ओर थे मेरे अमीर पिता। उनके पास विश्वविद्यालय की डिग्री नहीं थी, लेकिन उनके पास एक बहुत मूल्यवान चीज थी, वित्तीय बुद्धिमत्ता। वो समझते थे कि पैसा एक उद्देश्य नहीं बल्कि एक साधन होना चाहिए। जब मेरे गरीब पिता पैसे के लिए काम करते थे, मेरे अमीर पिता पैसा अपने लिए काम करवाते थे। वो मुझसे कहते थे, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो नौकरी करने के बजाय निवेशक बनना सीखो। इसने मेरी सोच को बदल दिया। शिक्षा प्रणाली की समस्या यह है कि इसे श्रमिकों का निर्माण करने के लिए डिजाइन किया गया है, उद्यमियों का नहीं। क्या आपने ध्यान दिया है कि स्कूलों में हमें नियमों का पालन करना, अधिकारियों की आज्ञा मानना, समय सीमा को पूरा करना और निर्धारित संरचना को स्वीकार करना सिखाया जाता है? क्या आपको टैक्स कैसे काम करते हैं पता है? क्या आपको पता है कौन से निवेश निष्क्रिय आय उत्पन्न कर सकते हैं? क्या आपको एक संपत्ति और एक देनदारी के बीच का अंतर पता है? ये जरूरी है अगर आप एक कर्मचारी बनने वाले हैं। लेकिन अगर आप धन चाहते हैं तो ये सोच एक जहर है। दुनिया उन लोगों को पुरस्कृत नहीं करती जो आंख बंद करके आदेशों का पालन करते हैं, बल्कि उन लोगों को करती है जो नवाचार करते हैं, जो जोखिम उठाते हैं। अगर आप इस चक्र से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको वित्तीय शिक्षा स्वयं प्राप्त करनी होगी। आपको किताबें पढ़नी होंगी, इस तरह के वीडियो देखने होंगे, अमीरों का अध्ययन करना होगा और समझना होगा कि वे क्या अलग करते हैं। अमीर लोग एक निश्चित वेतन पर निर्भर नहीं रहते। वे अपनी सफलता को दीवार पर लगी डिग्रियों से नहीं बल्कि अपनी संपत्तियों से मापते हैं। वे जानते हैं कि वित्तीय सुरक्षा स्थिर नौकरी में नहीं बल्कि ऐसी आय उत्पन्न करने की क्षमता में है जो उन्हें अपना समय बेचे बिना मिले। शोध से पता चलता है कि अधिकांश लोग वेतन से वेतन तक जीवित रहते हैं, यानी एक वित्तीय आपदा के एक कदम दूर। ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि उस सिस्टम का परिणाम है जो हमें सब कुछ सिखाता है, सिवाय इसके कि पैसे को कैसे कमाएं, सुरक्षित करें और बढ़ाएं। सच ये है कि अगर आप पैसे को नियंत्रित करना नहीं सीखते तो पैसा आपको नियंत्रित करेगा। अमीर पैसे बचाकर अमीर नहीं बनते। वे निवेश करते हैं, उधार लेते हैं और उसे बढ़ाते हैं। वे जानते हैं कि बस बैंक में पैसे रखना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि समय के साथ महंगाई के कारण पैसे का मूल्य घट जाता है। आपने कितनी बार किसी को लॉटरी जीतते हुए देखा है और कुछ ही वर्षों में सब कुछ खोते हुए पाया है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस व्यक्ति ने कभी पैसे को संभालना नहीं सीखा। समस्या पैसे की कमी नहीं है, बल्कि इसे बढ़ाने की बुद्धिमानी की कमी है। अगर आप किसी को बिना वित्तीय समझ के $1 मिलियन दे देंगे तो वो जल्द ही दिवालिया हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी समझदार व्यक्ति से सारा पैसा ले ले तो वो उसे वापस पाने का रास्ता ढूंढ लेगा। इसलिए अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो अभी शुरुआत करें। ज्यादा पैसे कमाने का इंतजार मत करो। अगर आप थोड़ा नहीं संभाल सकते तो बहुत कुछ भी नहीं संभाल पाओगे। पारंपरिक शिक्षा हमें जोखिम से दूर रहने की सलाह देती है। पैसे खोने का डर लोगों को आगे बढ़ने से रोकता है, लेकिन अमीर जानते हैं कि गणना किए गए जोखिम ही असली ग्रोथ लाते हैं। वे बाजार को समझते हैं और रणनीतिक रूप से पैसे का इस्तेमाल करना सीखते हैं। वे केवल काम नहीं करते, वे ऐसी संपत्तियां बनाते हैं जो खुद आय उत्पन्न करती है।
मैंने ये अपने अमीर पिता से सीखा। उन्होंने मुझे बताया कि गरीब लोग पैसिव्स खरीदते हैं और सोचते हैं कि वे एसेट्स हैं, जबकि अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं और कर्ज का समझदारी से इस्तेमाल करते हैं, और इस कारण वे और भी अमीर हो रहे हैं। ये कथन उल्टा लग सकता है, लेकिन यही वो बात है जो अमीरों और गरीबों के बीच अंतर करती है। असल में कर्ज दो प्रकार का होता है, अच्छा कर्ज और बुरा कर्ज। अमीर लोग कुछ पैसा प्राप्त करना पसंद करते हैं बजाय इसके कि कुछ भी ना मिले। अगर आपके पास उच्च ब्याज वाला कर्ज है तो वित्तीय संस्थान से संपर्क करें और मोलभाव करें। आप चौंक सकते हैं कि वे आपको कितनी छूट दे सकते हैं। समस्या ये है कि सिस्टम हमें किसी भी प्रकार के कर्ज से डरना सिखाता है, बिना ये बताए कि उनमें फर्क क्या है। बुरा कर्ज वो है जो हर महीने आपके बटुए से पैसे निकालता है, जो आपके बजट पर दबाव डालता है और कोई वित्तीय लाभ नहीं देता। ये वो कर्ज है जो आप नई कार खरीदने के लिए लेते हैं, जो जैसे ही डीलरशिप से बाहर निकलती है उसकी कीमत गिर जाती है। ये वो क्रेडिट कार्ड का बिल है जिसमें बेकार की खरीदारी होती है। ये वो लोन है जो आप छुट्टियों के लिए लेते हैं, जो कुछ पल की खुशी के साथ आता है लेकिन आपके बटुए में बड़ा छेद छोड़ जाता है। दूसरी ओर अच्छा कर्ज वो है जो आपके बटुए में पैसे डालता है। ये वो लोन है जो आप एक संपत्ति खरीदने के लिए लेते हैं, जो किराए पर दी जाएगी और खुद अपना कर्ज चुका सकेगी। ये वो वित्त पोषण है जिसे आप एक व्यवसाय में निवेश करने के लिए लेते हैं, जो नियमित आय का स्रोत बनाएगा। ये दूसरों के पैसों का स्मार्ट उपयोग है ताकि भविष्य में आपके लिए अधिक पैसे कमाने का अवसर मिले। लेकिन यहाँ एक मुख्य बात है, अच्छा कर्ज तभी अच्छा होता है जब आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं। बहुत से लोग यहाँ गलती कर जाते हैं। बिना योजना के कोई व्यवसाय शुरू करने के लिए पैसे उधार लेते हैं और फिर बिना किसी रिटर्न के कर्ज में डूब जाते हैं। आप एक ऐसा घर नहीं खरीद सकते जो आपको सकारात्मक नकद प्रवाह ना दे, सिर्फ इसलिए कि वो आपके पास है। अच्छा कर्ज एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन जैसे हर उपकरण को सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, वैसे ही इसका भी सही उपयोग जरूरी है। शुरुआत में मुझे ये समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में मैंने जाना कि अधिकांश लोग पैसिव्स खरीदने के लिए कर्ज में डूब जाते हैं, जबकि अमीर लोग एसेट्स खरीदने के लिए कर्ज का इस्तेमाल करते हैं। बुरा कर्ज एक उपलब्धि के रूप में छिपा हुआ होता है। अब एक घर जिसे आप खरीदते हैं और किराए पर देते हैं ताकि किराएदार लोन चुका सके, वो एक एसेट है। इन दोनों के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। अगर आप आज कर्ज में डूबे हुए हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। समाधान ये नहीं है कि आप बिना रणनीति के अपने सारे कर्ज चुकता कर दें। पहला कदम यह है कि आप समझें कि कौन सा कर्ज अच्छा है और कौन सा बुरा। फिर आपको बुरे कर्ज को अच्छे कर्ज में बदलने के तरीके खोजने होंगे। मान लीजिए आपके पास एक महंगी कार का लोन है जो आपको दबा रहा है, और अगर इसके बजाय आप उस पैसे का निवेश किसी ऐसे काम में करें जो आपको हर महीने आय दे, तो यह बदलाव छोटा लग सकता है, लेकिन इसका दीर्घकालिक प्रभाव बहुत बड़ा होता है। अरबती लोग ये हर समय करते हैं। क्या आपको लगता है कि एलोन मस्क या जेफ बेजोस ने अपनी संपत्ति सिर्फ अपने पैसे से बनाई? बिल्कुल नहीं। उन्होंने बैंकों, निवेशकों और दूसरों के पैसों का इस्तेमाल किया ताकि वे अरबों की कंपनियां खड़ी कर सकें। फर्क यह है कि उन्होंने कर्ज का स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल किया ताकि अधिक पैसा कमा सकें, जबकि अधिकांश लोग कर्ज का उपयोग केवल उपभोग के लिए करते हैं। और अब मैं चाहता हूं कि आप सोचें, जब आप कोई लोन लेने या किस्तों में कुछ खरीदने के बारे में सोचते हैं, तो क्या आप सोचते हैं कि ये आपके लिए पैसा कैसे बनाएगा? मैंने सीधे एक बड़ी संपत्ति खरीदने की बजाय न्यूनतम डाउन पेमेंट के साथ कई संपत्तियों को फाइनेंस किया और सुनिश्चित किया कि किराया उन किस्तों को कवर करे और लाभ दे। ज्यादातर लोग केवल खर्च की सोचते हैं, रणनीतिक रूप से नहीं। तो यहां मेरी चुनौती है, अगले 30 दिनों में आप अपनी सारी खर्चों और कर्जों का विश्लेषण करें। हर एक को अच्छा या बुरा कर्ज के रूप में वर्गीकृत करें। अगर कोई बुरा कर्ज है तो उसे खत्म करने की योजना बनाएं। अगर ये अच्छा कर्ज है तो देखें कि इसे और स्मार्ट तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी भी नए कर्ज को लेने से पहले खुद से पूछें, क्या ये मेरी जेब में पैसे डालेगा या पैसे निकालेगा? ये सोच में एक साधारण बदलाव आपकी पूरी वित्तीय स्थिति को बदल सकता है। अगर मैंने कुछ सीखा है तो वो ये कि कर्ज असली समस्या नहीं है। असली समस्या ये है कि लोग उससे कैसे निपटते हैं। हाँ, ये देखना कि पैसा आपके जीवन में कैसे आता है और कैसे जाता है बेहद जरूरी है। अधिकांश लोग पूरी जिंदगी ये नहीं समझ पाते कि उनका पैसा कहाँ जाता है। कर्ज का डर अनजानेपन और वित्तीय शिक्षा की कमी से आता है। यही कारण है कि इतने लोग ब्याज, बिल और चिंता के अनंत चक्र में फंसे रहते हैं। समस्या कर्ज में नहीं है, बल्कि यह है कि आप उससे बिना किसी योजना के निपटते हैं। समाधान है 2 शब्दों में, अतिरिक्त आय।
यदि आपकी मौजूदा सैलरी आपके खर्चों और कर्ज को कवर नहीं करती, तो आपको नई आय के स्रोत ढूंढने होंगे। शायद कुछ बेचना जो आप अब इस्तेमाल नहीं करते, कोई सेवा देना या कोई साइड हसल शुरू करना। पहली बात जो आपको समझनी चाहिए, बुरा कर्ज आपकी स्वतंत्रता छीन लेता है। यह आपको पैसे के लिए काम करने पर मजबूर करता है, बजाय इसके कि पैसा आपके लिए काम करे। और सबसे बुरा यह है कि अधिकतर लोग ये महसूस ही नहीं करते कि वे फंसे हुए हैं। वे मान लेते हैं कि कर्ज में जीना सामान्य है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप सच में बुरे कर्ज से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको अपनी मानसिकता और अपनी गतिविधियों में बदलाव करना होगा। चुका पाता हूं, कैसे कर्ज चुकता करूंगा? आजकल पैसे कमाने के हजारों तरीके हैं, खासकर इंटरनेट के जरिए। आपको केवल एक ही आय स्रोत पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, खासकर जब वो पहले से ही खर्चों में बंधा हुआ हो। सवाल यह है कि क्या आप केवल खर्च उत्पन्न करने वाले पासिव जमा कर रहे हैं, या ऐसे एसेट्स बना रहे हैं जो आपकी जेब में पैसे डालते हैं। आज आप क्या कर सकते हैं ताकि पैसे का और अधिक रणनीतिक तरीके से उपयोग शुरू कर सकें? अगर आप सच में बुरे कर्ज से बाहर निकलना चाहते हैं, तो सबसे पहले अनावश्यक खर्चों में कटौती करनी होगी। और इसके लिए एक आसान लेकिन असरदार चुनौती है। अगले 30 दिनों तक हर पैसे का हिसाब रखें जो आपके जेब से निकलता है। मैं गारंटी देता हूं, आप हैरान होंगे कि कितना पैसा आप बिना सोचे समझे खर्च कर देते हैं। रोजमर्रा के छोटे खर्च जैसे बेकरी की कॉफी, बेकार सब्सक्रिप्शंस या बार बार बाहर खाना मंगवाना, ये सब मिलकर आपकी वित्तीय स्थिति पर बोझ डालते हैं, जबकि यही पैसा कर्ज चुकाने या निवेश में लग सकता है। और एक बेहद जरूरी बात, नए बुरे कर्ज लेना बंद करें। कई लोग एक ऋण को चुकाने के लिए दूसरा ऋण लेते हैं, लेकिन ये आग पर पेट्रोल डालने जैसा है। अगर आप सच में अपनी वित्तीय स्थिति बदलना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले बुरे कर्ज के प्रवाह को रोकना होगा और फिर एक एक करके उन्हें खत्म करना होगा। और एक अंतिम बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, अपने कर्ज की मोलभाव करना एक शक्तिशाली उपाय हो सकता है। बहुत से लोग नहीं जानते कि कई बैंक और वित्तीय संस्थाएं ब्याज दर कम करने या कर्ज का हिस्सा माफ करने को तैयार रहते हैं, अगर आप सही ढंग से बातचीत करें। अब कल्पना कीजिए कि अगर आपके ऊपर बुरे कर्ज का बोझ ना हो, तो आपका जीवन कैसा दिखेगा? सोचिए उस सुकून के बारे में जब आपको पता हो कि आपका पैसा आपके भविष्य में निवेश हो रहा है, न कि ब्याज में डूब रहा है। ये सब एक निर्णय से शुरू होता है, अपनी मानसिकता को बदलने और आज से ही कदम उठाने का निर्णय। और यही आपका समय है। अगर आपने अच्छे और बुरे कर्ज के बीच का फर्क समझ लिया है, तो अब अगला और सबसे जरूरी कदम है कर्ज का सही उपयोग कैसे करें। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी कर्ज से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन अमीर लोग कर्ज को संपत्ति बढ़ाने के उपकरण की तरह इस्तेमाल करते हैं। असली समस्या कर्ज में होना नहीं है, असली समस्या है कर्ज के साथ कोई रणनीति ना होना। अगर आप सही तरीके से कर्ज का इस्तेमाल करना सीख जाएं, तो आप अपनी वित्तीय प्रगति को उतनी तेजी से बढ़ा सकते हैं जितनी बचत से कभी संभव नहीं। पहला सिद्धांत जो आपको समझना चाहिए वो है वित्तीय लेवरेज। कल्पना कीजिए आपके पास निवेश करने के लिए केवल 8 लाख रुपए है। अगर आप उस पैसे से कुछ खरीदते हैं, तो आपकी ग्रोथ उस रकम की सीमा में बंधी रह जाएगी। लेकिन अगर आप उस पैसे को इस्तेमाल करके और 20 लाख रुपए का वित्त पोषण प्राप्त करें, तो आपके पास कुल 28 लाख रुपए का निवेश करने का अवसर होगा। अब इसे एक संपत्ति के उदाहरण से समझें। अगर आप 8 लाख का उपयोग करके 28 लाख की संपत्ति फाइनेंस करते हैं और वो संपत्ति इतनी आय दे कि उसकी किस्तें भी कवर हो जाएं और मुनाफा भी बचे, तो आपने एक छोटी पूंजी को एक बड़ी संपत्ति में बदल दिया। यही है वित्तीय उत्तोलन। दूसरों का पैसा उपयोग करके संपत्ति निर्माण करना, यही वो तरीका है जो बड़े निवेशक हमेशा अपनाते हैं। वे संपत्तियां बिना पूरी राशि चुकाए खरीदते हैं। वे अपना पैसा खर्च नहीं करते, बल्कि बैंकों, निवेशकों और अन्य पूंजी स्रोतों का उपयोग करते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जैसा कि बहुत से लोग सोचते हैं, बैंक उन लोगों को पैसे उधार देना पसंद करते हैं जो पहले से ही सही तरीके से कर्ज में है। क्यों? क्योंकि बैंक जानते हैं कि ऐसे लोग पैसों का रणनीतिक रूप से उपयोग करना समझते हैं। लेकिन इससे पहले कि आप भी कर्ज लेने दौड़ें, एक महत्वपूर्ण नियम समझिए। जिस कर्ज को आप लेते हैं, वो जितना खर्च करता है उससे अधिक पैसा उत्पन्न करना चाहिए। मतलब यह है कि अगर आप एक संपत्ति का वित्त पोषण कर रहे हैं, तो उसका किराया आपकी किश्तों से अधिक होना चाहिए। अगर आप व्यापार के लिए कर्ज ले रहे हैं, तो उस पैसे से होने वाला लाभ उस ब्याज से अधिक होना चाहिए जो आप चुकाने वाले हैं। यह सुनने में सामान्य लगता है, लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग ऐसा सोचते ही नहीं। वे बिना ठोस रिटर्न प्लान के पैसे उधार लेते हैं और वहीं से असली परेशानी शुरू होती है।
मैंने ये बात जल्दी सीख ली जब मैंने रियल एस्टेट में निवेश करना शुरू किया था। मेरे पास लाखों डॉलर नहीं थे, लेकिन मुझे ये समझ आ गया था कि मैं बैंकों के पैसे का इस्तेमाल करके तेजी से आगे बढ़ सकता हूं। इस तरह मैंने ऐसी संपत्तियों का पोर्टफोलियो तैयार किया जो खुद अपनी किस्तें चुकाती थी और मुझे लगातार कैश फ्लो देती थी। लेकिन ये सिर्फ रियल एस्टेट के लिए नहीं है। इस विचारधारा का इस्तेमाल आप किसी भी ऐसे निवेश पर कर सकते हैं जिसमें पॉजिटिव कैश फ्लो हो। कई व्यवसायी भी यही करते हैं, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए लेवरेज लेते हैं, अधिक स्टॉक खरीदते हैं, मार्केटिंग में निवेश करते हैं और अपनी सेल्स बढ़ाते हैं। असली रहस्य है यह सुनिश्चित करना कि आपके निवेश से मिलने वाली आय फाइनेंसिंग की लागत से अधिक हो। असल में ये सिर्फ पैसे नहीं, बल्कि आपकी वित्तीय सोच में स्पष्टता लाने का विषय है। विचार यह है कि अगले 30 दिनों के अंत में आप ये देख सकें कि कहां आप अपनी आदतों को संपत्ति बनाने के लिए समायोजित कर सकते हैं। यही सोच सफल निवेशकों को उन लोगों से अलग करती है जो कर्ज में डूबे रहते हैं। अब आप सोच सकते हैं, अगर मुझे क्रेडिट नहीं मिलता तो मैं इस रणनीति को कैसे लागू करूं? इसका उत्तर आसान है, छोटे से शुरुआत करें। लेवरेज का उपयोग करने के लिए आपको बहुत बड़े फंड की जरूरत नहीं है। यह किसी भी चीज से शुरू हो सकता है, जैसे ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचना और प्रॉफिट को फिर से स्टॉक में लगाना, या एक ऐसा पार्टनर ढूंढना जो आपके विचार पर भरोसा करता हो। असली बात यह है कि आपको अमीरों की तरह सोचना शुरू करना होगा। पैसे का बुद्धिमानी से उपयोग करना होगा ताकि वह और पैसा पैदा कर सके। और अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी गलती की जो लोग करते हैं। वे लेवरेज लेते हैं उपभोग के लिए, निवेश के लिए नहीं। अगर आप एक लग्जरी कार खरीदने के लिए लोन लेते हैं जो सिर्फ खर्च लाती है, तो वो एक बुरा कर्ज है। लेकिन अगर आप एक ऐसा वाहन खरीदते हैं जिसे किराए पर दिया जा सकता है या जिसे ऐप ड्राइवर इस्तेमाल कर सके और वो आपके लिए आय उत्पन्न करे, तो वो एक स्मार्ट लेवरेज है, बशर्ते वो सही योजना के साथ किया गया हो। अगर आप सच में उस कमी के चक्र से बाहर निकलना चाहते हैं और संपत्ति के खेल में शामिल होना चाहते हैं, तो आपको पैसे के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। और इसलिए मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं। अगले सप्ताह कम से कम एक व्यक्ति की केस स्टडी करें जिसने लेवरेज का इस्तेमाल करके संपत्ति बनाई हो। यह कोई प्रसिद्ध व्यापारी, रियल एस्टेट निवेशक या कोई भी हो सकता है। फिर सोचिए कि आप उस ज्ञान को अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। अगर आप सच में संपत्ति बनाना चाहते हैं तो आपको अमीरों की तरह सोचना शुरू करना होगा। अब जब आप समझ चुके हैं कि अमीर लोग कैसे सोचते हैं, लेवरेज को अपने पक्ष में कैसे इस्तेमाल करते हैं और बुरे कर्ज से कैसे बाहर निकल सकते हैं, तो ये वक्त है एक और चुनौती का। लेकिन ये कोई सामान्य चुनौती नहीं है। यह आपकी वित्तीय स्थिति को बदलने का पहला असली कदम हो सकता है। इसके लिए आपको एक साधारण लेकिन बेहद शक्तिशाली चीज करनी होगी, निरीक्षण। हाँ, निरीक्षण करना कि पैसा आपके पास आता कहां से है और जाता कहां है। लोग वेतन पाते हैं, बिल चुकाते हैं, खरीदारी करते हैं और फिर महीने के अंत में सोचते हैं, सारा पैसा गया कहां? अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप अकेले नहीं हैं। रिसर्च बताते हैं कि अधिकतर लोग अपने खर्चों पर कोई नियंत्रण नहीं रखते और ये फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी ही सबसे बड़ा कारण है जो लोगों को धीरे धीरे कर्ज के दलदल में फंसा देती है। तो यहाँ एक चुनौती है, अगले 30 दिनों तक हर पैसा जो आपके पास से बाहर जाए उसे नोट करें। हर एक खर्च, चाहे वो एक कप कॉफी हो, कोई बिल हो या छोटा बड़ा सामान, सब कुछ दर्ज करें। लेकिन सिर्फ खर्च नोट करना काफी नहीं है। एक और ताकतवर कदम उठाइए। हर खर्च को 2 श्रेणियों में बांटिए। क्या यह खर्च मुझे अमीर बना रहा है या गरीब? जब आप इस नजरिए से पैसों को देखना शुरू करते हैं तो आपको एहसास होगा कि आपके रोजमर्रा के अधिकतर फैसले आपको संपत्ति के करीब नहीं ले जाते, बल्कि आपसे दूर कर देते हैं। आप पाएंगे कि आपकी कई वित्तीय आदतें आपको चूहों की दौड़ में फंसा कर रखती है। अब मैं चाहता हूं कि आप ये विचार करें, अगर आज आप अपनी मुख्य आय का स्रोत खो देते हैं तो क्या आप बिना किसी और पर निर्भर हुए अपनी जिंदगी चला पाएंगे? अगर जवाब 3 महीने से कम है तो आप एक बेहद नाजुक स्थिति में हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप इसे बदल सकते हैं अभी से। पहला कदम है ये पूरी तरह समझना कि पैसा आपके जीवन में कैसे बहता है। इस 30 दिन की चुनौती के दौरान जब आप अपने सारे खर्चों को लिख लें तो खुद से ये सवाल करें, इनमें से कौन से खर्च वास्तव में जरूरी हैं? कौन से खर्च घटाए जा सकते हैं या पूरी तरह हटाए जा सकते हैं? बहुत बार हम सोचते हैं कि हमारे पास निवेश करने के लिए पैसा नहीं है, जबकि सच्चाई ये होती है कि हम केवल अपना पैसा गलत जगहों पर खर्च कर रहे होते हैं। और ये चुनौती आपको कोई कंगाल बनाने की योजना नहीं है। ये जीवन की खुशियों को खत्म करने के लिए नहीं है। ये आपको सोचने पर मजबूर करती है
कि क्या आप उन चीजों पर पैसा बर्बाद कर रहे हैं जो आपके जीवन में कोई वास्तविक मूल्य नहीं जोड़ती। आपने पिछले 3 महीनों में कितना पैसा सिर्फ ऐसी चीजों पर खर्च किया जो टाल सकते थे, जैसे बिना जरूरत की सदस्यताएं, बाहर का खाना जो आप घर पर भी बना सकते थे, या अनियोजित खरीदारी। अब सोचिए, अगर आपने उस पैसे का एक हिस्सा निवेश किया होता एक इमरजेंसी फंड में या एक छोटा व्यवसाय शुरू करने में, तो फर्क कितना बड़ा हो सकता था। जो चीजें संपन्न लोगों को आम लोगों से अलग करती है, वो उनका पैसा कमाने का तरीका नहीं, बल्कि पैसा प्रबंधित करने का तरीका होता है। कुछ लोग कम कमाते हैं लेकिन संपत्ति बनाते हैं, क्योंकि वे सोच समझकर खर्च और निवेश करते हैं, जबकि कुछ लोग अधिक कमाते हैं लेकिन कंगाल हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी पैसे को संभालना नहीं सीखा। फर्क है सिर्फ एक चीज में, वित्तीय शिक्षा और रोजाना के फैसले। धन केवल कमाने की कला नहीं है, ये सही तरीके से उपयोग करने की समझ है। तो मेरी सलाह है, इस चुनौती को स्वीकार कीजिए। एक नोटबुक, फाइनेंस ऐप या स्प्रेडशीट लीजिए और हर खर्च को रिकॉर्ड करना शुरू करें। रोज करें, बिना कोई बहाना बनाए। हर हफ्ते के अंत में अपने खर्चों की समीक्षा करें और खुद से सवाल करें, क्या मैं इसमें से कुछ कम कर सकता हूं? क्या मैं कोई आदत सुधार सकता हूं? क्या मैं खर्च करने के बजाय निवेश कर सकता हूं? यह साधारण सा अभ्यास आपके पैसे के साथ रिश्ते को पूरी तरह बदल सकता है। यह आपको वो पैटर्न दिखा सकता है जो पहले कभी दिखे ही नहीं थे। यह आपकी बुरी वित्तीय आदतों की पहचान करने में मदद करेगा और सबसे यह आपके फाइनेंशियल लाइफ को कंट्रोल में लेने की शुरुआत हो सकती है। अब फैसला आपके हाथ में है। आप इस चुनौती को नजरअंदाज कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को ऑटो पायलट मोड में चलने दे सकते हैं, बिना ये जाने कि आपका पैसा कहां जा रहा है। लेकिन याद रखिए, पैसा खुद में कोई समस्या नहीं है। असली समस्या यह है कि हम उसके बारे में कैसे सोचते हैं। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी पैसे के गुलाम बनकर जीते हैं। वे कड़ी मेहनत तो करते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सीखते कि पैसे को अपने लिए कैसे काम में लिया जाए। लेकिन अब आप जानते हैं, एक और रास्ता है। आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को कंट्रोल में ले सकते हैं, अपने कर्ज को ग्रोथ का टूल बना सकते हैं और समझदारी से संपत्ति बना सकते हैं। सवाल ये नहीं है कि आपको क्या पता है, बल्कि ये है कि आप क्या करते हैं। क्योंकि फर्क वही होता है जो अमीर बनने की राह पर निकलते हैं और जो रेस में हमेशा फंसे रहते हैं। वो सिर्फ जानने में नहीं, करने में होता है। और अगर आप इस सफर को जारी रखना चाहते हैं, अगर आप अपनी वित्तीय तरक्की में एक और कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो मेरे पास आपके लिए कुछ और बेहतर है। स्क्रीन पर जो अगला वीडियो आ रहा है, वो आपको एक कदम और आगे ले जाएगा, ताकि आप आज से बेहतर कल बन सके। तो समय बर्बाद मत कीजिए, क्लिक कीजिए और इस बदलाव को जारी रखिए। मुझे यहां तक सुनने के लिए धन्यवाद। मैं आपको अगले वीडियो में इंतजार करूंगा।